नमस्कार बच्चों, वृक्ष निभाता रिश्ता नाता इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है वृक्ष निभाता रिश्ता नाता। यह एक कविता है और इस कविता का ये सेशन नंबर 2 है। इस कविता में हमें कवि ने वृक्ष के महत्व के बारे में बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में, सजीवों के जीवन में वृक्ष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए वृक्ष की कटौती करना आरंभ कर दिया है। इसका असर हमारे प्रकृति पर हुआ है। तो यहाँ पर हमें वृक्ष के संवर्धन और उसके संरक्षण के महत्व को भी कवि ने बताए। इसके पहले सेशन में हमने कविता के कुछ अंश को पढ़ा है। अब कविता के अगले अंश को इस सेशन में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो पाठ्य पुस्तक निकालिए। तो बच्चों, कविता में पीपल वृक्ष की तुलना या उपमा पिता के समान की गई है। तुलसी को माता के समान वंदनीय माना गया है। त्रिफला को बहन, बहू बिटिया के समान, बेर को भाई के समान, भ्राता के समान, महुआ को मामा के समान और आम वृक्ष को नाना के समान बताया गया है। अब इस प्रकार से हर एक वनस्पति, हर एक जो वृक्ष है वह किसी ना किसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। औषधियों की दाता है ये सारे वनस्पतियाँ, और इसीलिए वह मनुष्य का पोषक करते हैं, उनका रक्षक करते हैं और जीवन वर्धिनी है। वृक्ष इस प्रकार अपने कार्य के द्वारा पारिवारिक रिश्ता निभाता है। तो ऐसे इस वृक्षों को, पौधों को हमें क्या करना चाहिए? रोपे सींचे, अर्थात हमें वृक्षों को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष पौधे लगाना चाहिए और उसका संवर्धन करना चाहिए। सिर्फ वृक्षों को लगाकर उसका हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं होता है, उसका संरक्षण भी करना चाहिए। समय समय पर उनका ख्याल भी रखना चाहिए, उनको समय पर पानी देना चाहिए, उचित वातावरण में उसको रखना चाहिए। तो आओ आनंद उलीचे, मतलब खुशियां बिखरे। जिस प्रकार से पौधों अपने क्या करते हैं, अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि वृक्ष के हर अंग का हमें उपयोग होता है। उसके पेड़ से, टहनी से, पत्तों से, उनके जड़ों से, ये सारी जो चीज़ें, उनके खाल से, उनके फल से, उनके फूलों से, सारी चीज़ों से हमें आनंद ही आनंद मिलता है। जिस प्रकार से ये वृक्ष, ये पेड़, ये पौधे मनुष्य के जीवन को आनंदमय बनाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। आगे कवि कहते कि देवदार दादाजी जैसा, इमली जैसे दादी, खिरनी नानी सी है मीठी, निर्मल सीधी सादी, बरगद है परदादा जैसा, जड़ा जूट सन्यासी, गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी, नीम ननद ननदोई सा लेकिन रोगों का त्राता, वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक रिश्ता नाता, पौधों को रोपे सींचे आओ आनंद उलीचे। अब देखिए, यहाँ पर देवदार जो वृक्ष होता है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है, औषधीय माना जाता है। तो उसकी तुलना किससे की गई है? तो उसकी तुलना दादाजी से की गई है कि पिताजी के बाद अगर हमारे घर में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो वह होते हैं उनके पिताजी, तो जिन्हें हम दादाजी कहते हैं। तो दादाजी की तुलना देवदार से की है कि दादा, आप लोगों को पता होगा कि दादा दादी जो होते हैं वह घर के प्रमुख स्रोत होते हैं, जो घर का आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, दादाजी किसे तुलना की गई है? देवदार वृक्ष से। और दादी इमली। इमली कैसी होती है? स्वादिष्ट होती है। उसका नाम लेने से ही हमारे मुंह में पानी आ जाते, थोड़ी खट्टी मीठी होती है। तो उसी प्रकार से हमारी दादी का स्वभाव थोड़ा खट्टा मीठा होता है। वो हमें तरह तरह की कहानी सुनाती है, हमें बहुत सारे अच्छी सीख देती है। उसका जो माहौल होता है वह संस्कार युक्त होता है। और इससे क्या होता है, वो कभी माहौल, मतलब घर में कुछ भी समस्या होती है तो दादा दादी हमारे जीवन की उस समस्याओं को कम करने की, उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो जीवन में जो इस प्रकार से खट्टे मीठे का, सुख और दुख का वातावरण होता है, हमारे जीवन में अनुभव आता है, वैसे ही जैसे कि इमली खट्टी मीठी होती है।
खिरनी नानी सी है मीठी, निर्मल सीधी सादी। तो अब देखिए यहाँ पर नाना की तुलना कौन से वृक्ष से की गई है? आम वृक्ष से, और नानी की तुलना खिरनी वृक्ष से। आपको पूछा जा सकता है, एक वाक्य में लिखे या जोड़ी या मिलाओ में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये बताना आना चाहिए। खिरनी वृक्ष की तुलना नानी से की गई है। तो अब देखिए जो खिरनी वृक्ष जो होता है ना, उसका मीठा फल होता है, इसका मीठा वृक्ष माना जाता है। और इस पेड़ का हर अंग उपयोगी होता है। उसके छाल से अगर देखा जाए तो उसका जो गोंद निकलता है उसका उपयोग चमड़े की सफाई करने के लिए किया जाता है, या फिर उसकी जो छाल होता है उसका काढ़ा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ज्वार में किया जाता है। बुखार के समय इसका उपयोग किया जाता है। अब खिरनी का तुलना नानी के समान किया है। नानी का अर्थ होता है हमारी माँ की, माताजी की माता। तो देखिए उनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार होता है। आप लोगों को पता होता है कि जो हमारी माताजी की माता होता है ना, उसका स्नेह बहुत अधिक होता है अपने बेटी के पुत्र और पुत्री पर। तो यहाँ पर उनका देखो कभी कभार आते हैं ना, साल में 1-2 बार ही आते हैं, तो वो अपना सारा प्यार अपने बेटी के बच्चों पर उभारती रहती है। तो उसका स्वभाव हमें बहुत मीठा, निर्मल, सीधा सादा लगता है। तो ऐसे ही खिरनी वृक्ष भी जो होता है सबके जीवन में ऐसा वातावरण निर्माण करते हैं। मीठा स्वभाव होता है, उसके फल भी मीठे होते हैं। बरगद है परदाता जैसा, जड़ा झूठ सन्यासी। बरगद, अब देखिए बरगद का वृक्ष जो होता है ना, वो बहुत पुराना प्राचीन वृक्ष माना जाता है। अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे वृक्ष का आयुर्मान जो होता है वो कम होता है, लेकिन बरगद के वृक्ष का आयुर्मान बहुत ज़्यादा होता है। वो दीर्घकालीन जीवित रहते हैं। जैसे कि हमारे परदादा का अर्थ क्या होता है कि पिताजी के पिताजी के पिताजी, अर्थात पिताजी के दादाजी। तो उनके देखो आयुर्मान बहुत अधिक है। वृद्ध अवस्था होने के बावजूद भी उनका शरीर बहुत ही मजबूत होता है, बरगद के वृक्ष के समान। वो कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी दीर्घकालीन हो जाए, लेकिन वह बहुत ही तंदुरुस्त वृक्ष माना जाता है। बरगद को हम वट का वृक्ष भी कहते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि त्रिमूर्ति जो है, ईश्वर के रूप में जो त्रिमूर्ति है, उनका स्थान बरगद के वृक्ष में माना जाता है। बरगद के शरीर में, तने में भगवान विष्णु जी का निवास होता है, जड़ में ब्रह्मा जी का निवास होता है, तथा शाखाओं में शिव का निवास होता है। इसीलिए इस वृक्ष को हम त्रिमूर्ति निवास वृक्ष भी कहते हैं। त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। अब ये त्रिमूर्ति मैंने आपको बताया, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी। तो इस प्रकार से यह बहुत ही धार्मिक वृक्ष माना जाता है। आयुर्वेदिक में अगर देखा जाए तो इसका बहुत अधिक उपयोगी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बहुत सारी कथाएं दी गई है। जैसे कि आप लोगों ने वो सावित्री सत्यवान की कथा भी आपको पता होगी। सावित्री के पति के मृत्यु के पश्चात इसी वृक्ष के नीचे उसने वरदान हासिल किया था यमराज से। अब आप लोगों को पता होगा कि ये बरगद का वृक्ष जो होता है वो बहुत ही दीर्घकालीन होता है, दीर्घजीवी होता है, और इसीलिए लंबी आयु के लिए हम इसकी पूजा करते हैं। तो बरगद जैसा, अब देखिए जड़ा जूटा, बरगद के भी आपने पेड़ों को देखा होगा, उसमें किस प्रकार से वो जड़ा जूटा जैसे धारण किया हुआ होता है। गुलमोहर चाचा सा जिसकी रंगत हरे उदासी। अब देखो हरे मतलब हमारे चाचा जी होते, वह हमारे जीवन की उदासी को कम करते हैं, हमारे जीवन के दुख को कम करते हैं। तो गुलमोहर का तुलना चाचा के समान की है। चाचा किसे कहेंगे? पिताजी के भाई को हम चाचा जी कहते हैं। तो गुलमोहर का जो फल पेड़ होता है वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसके जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं, मीठे फूल होते हैं, वो खाए भी जाते हैं और औषधि भी होती है। आगे कहा गया है नीम ननंद नंदोइसा लेकिन रोगों का त्राता। अब सबसे औषधीय वनस्पति जो मानी जाती है वह है नीम। नीम का हर अंग बहुत ही उपयोगी होता है, और अगर देखा जाए तो उसका ये जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। लेकिन औषधियों में आप लोगों ने अगर आप सर्च करेंगे, देखो नीम के बहुत सारे उपयोग होते हैं। दातुन के लिए उसका उपयोग किए जाते हैं, औषधीय वनस्पति मानी जाती है, पेड़ माना
जाता है। अब नीम का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, तो उसकी तुलना किसी की है? ननंद नंदोई से। आप लोगों को पता होता है कि ननंद का जो नाता होता है वो थोड़ा ऐसे ही थोड़ा कड़वा माना जाता है, लेकिन कड़वा होने के बावजूद भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस प्रकार नीम का वृक्ष होता है वो सारे रोगों का त्राता, अर्थात सारे रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तो वृक्ष निभाता आज भी पारिवारिक निष्ठा, पौधों को रोपे सींचे, आओ आनंद उलेचे। तो आज के हम वृक्ष के साथ कैसा भी व्यवहार करें, उसे आज देखो हमने हमारे स्वार्थ के लिए वृक्ष की कटौती की है, लेकिन फिर भी उसने कभी हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वो क्या करता है? वातावरण को प्रदूषित होने से बचाता है। हम सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें जिस वायु की जरूरत होती है, ऑक्सीजन वायु, वह हमें कौन देता है? वृक्ष के द्वारा मिलता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह अपने अंदर ले लेता है। तो वातावरण को संतुलित बनाने के लिए पौधों का उपयोग हमें होता है, वृक्ष का उपयोग हमें होता है। तो इस प्रकार वृक्ष का हमारे वातावरण को संतुलित रखने का कार्य करते। बहुत सारे उपयोग हैं। हम फर्नीचर जो बनाते हैं वो वृक्षों के द्वारा ही बनाते हैं, उसका अंग प्रत्यंग उपयोगी होता है। आगे कविता के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मौल सिरी यानी जो मौसी मोहक ममता वाली। मौलसिरी जो वृक्ष होता है बकुल के वृक्ष को, उसका दूसरा नाम बकुल भी है। यह भी जो होती है औषधि वनस्पति पेड़ माना जाता है। कब्ज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब मौसी देखो, मौसी से बहुत स्नेह होता है बच्चों का, क्योंकि माँ की वो बहन होती है। और माँ के बाद अगर प्यार करने वाली कोई ममता भरी हमारे जीवन में होती है तो हमारी मौसी, तो मोहक ममता वाली। मेहंदी मामी सी किंतु अद्भुत क्षमता वाली। तो मेहंदी देखो, उसका वृक्ष दिखने में हरी पत्तियां होती, लेकिन उसको लगाने पर हमारे रंग, उसका हथेली पर रंग लाल आता है। तो उसका भी देखो शगुन कार्य में, अच्छे कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आम के भी देखो पत्तों का उपयोग हम अच्छे कार्य के लिए, घर में कोई मंगलदायक कार्य होता तो उसका तोरण के रूप में या पत्तियों के रूप में, पूजा के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। वैसे ही मेहंदी भी मामी के साथ तुलना की गई है। मामा की पत्नी को मामी कहते हैं। हे अशोक परनानासा रिश्तों का नैया खेता। अब देखिए अशोक को किसके साथ तुलना किया गया है? परनाना, अर्थात नाना जी के पिताजी, अर्थात माता जी के दादाजी। तो अशोक का जो वृक्ष होता है ना, वह भी बहुत ही उपयोगी वृक्ष होता है। दुख दर्द को नष्ट करने वाला वो वृक्ष कहा जाता है। दवा के रूप में उसके पेड़ का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जैसे परनाना अपने पूरे पारिवारिक रिश्तों को निभाता रहता है, संभाल कर रखता रहता है पूरे परिवार को, वैसे ही वह रिश्तों की नैया खेता है। तो यहाँ पर अभी कवि आगे कह रहे कि शिशु में शगुन श्वशुर सा देता, नहीं कभी कुछ लेता। शिशुर के भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। अधिकतर फर्नीचर में शिशु ऋतु का वृक्ष का उपयोग किया जाता है। इसीलिए कवि कहते कि शिशम में ससुर सा देता। ससुर मतलब ससुर जी को शिशम की तुलना दी गई है। मधुमेह का कुशल वैद्य है, जामुन जो जामाता। मधुमेह जो होता है वो बीमारी होती है, शुगर से संबंधित होती है। उसमें किसको वैद्य या औषधि वनस्पति जो जामुन होता है, और जामुन की तुलना जामाता अर्थात दामाद से किया है। तो इस प्रकार वृक्ष अपना पारिवारिक रिश्ता निभाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? वृक्षों की ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार से वृक्ष हमारे जीवन में आनंद उलझते हैं, आनंद लाते हैं, तो हमें भी परिवार में आनंद का वातावरण निर्माण करना है। अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। वृक्ष न हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृक्ष की अनुपस्थिति में पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा, कार्बन की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मानव जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। वृक्ष बादल लाते हैं जिससे वर्षा होती है, वृक्षों के नहीं रहने से वर्षा नहीं होगी, पृथ्वी पर विद्यमान सभी नदी नाले सूख जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में वृक्ष का क्या महत्व होता है, वो किस प्रकार से हमारे जीवन में अत्यंत महत्वशाली होता है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। हमें वृक्षों को नहीं कम से कम कटाई करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर उसका संवर्धन और संरक्षण करना चाहिए। यही सीख इस पाठ से हमें मिलती है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।